हमारे पास आज विज्ञान की एक किताब के कुछ पन्ने हैं और इनमें प्रकृति के काम करने के तरीके के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें लिखी हैं। हम सबने स्कूल में फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा है। हाँ बिल्कुल। कि घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक और मेंढक को सांप। सब कुछ कितना सीधा और सरल लगता है ना? हाँ लगता तो है। लेकिन असल में प्रकृति की कहानी इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई और मजेदार है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये उलझन समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि एक छोटे से तालाब या जंगल में चीजें कैसे काम करती हैं, तो हमें ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसे बड़े मुद्दों की जड़ें भी समझ आने लगती हैं। अच्छा, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। इन नोट्स में बार बार एक शब्द आता है, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। ये होता क्या है? असल में ये किसी भी जगह के जीवित और निर्जीव चीजों का एक मिला-जुला परिवार है, जहां सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। सही। जैसे एक तालाब जिसमें मछलियां, पौधे, पानी, पत्थर ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल सही। और इस किताब में एक बेहतरीन मिसाल दी गई है, धान का खेत। धान का खेत? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर एक धान का खेत भी अपने आप में एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र है। वहाँ धान के पौधे हैं जो सूरज की रोशनी और मिट्टी से अपना खाना खुद बनाते हैं। अच्छा। इसीलिए उन्हें उत्पादक या प्रोड्यूसर कहा जाता है। वो सिस्टम में ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। और फिर आते हैं वो जो इस ऊर्जा को खाते हैं, जिन्हें हम उपभोक्ता या कंज्यूमर्स कहते हैं। हाँ, कंज्यूमर्स। जैसे चूहे जो धान खाते हैं या कीड़े जो पौधों का रस चूसते हैं। हाँ, और फिर कहानी आगे बढ़ती है। उन चूहों को खाने वाले सांप आते हैं और उन कीड़ों को खाने वाले मेंढक, और फिर शायद उन सांपों और मेंढकों को खाने वाला कोई बाज आसमान में मंडरा रहा हो। यहीं पर चीजें सीधी सादी नहीं रहती। जो तस्वीर यहाँ दी गई है वो किसी चेन या श्रृंखला जैसी नहीं, बल्कि एक मकड़ी के जाले जैसी दिखती है। एक जाल। चूहा धान खाता है, सांप चूहे को खाता है, बाज सांप को। ये तो हुई एक लाइन। पर साथ ही खरगोश भी धान खा रहा है, कीड़े भी धान खा रहे हैं। बिल्कुल। मेंढक कीड़ों को खा रहा है, पर सांप उस मेंढक को भी खा सकता है। ये तो एक पूरा जाल है, कोई सीधी सड़क नहीं। और आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, जाल। इसे खाद्य जाल या फूड वेब ही कहते हैं। फूड वेब? हाँ, एक खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के बहने का बस एक रास्ता दिखाती है। लेकिन कुदरत में ज्यादातर जानवर सिर्फ एक चीज नहीं खाते, और न ही उन्हें सिर्फ एक ही जानवर खाता है। सही बात है। इसलिए बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में उलझकर एक खाद्य जाल बनाती हैं, और यही जाल किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को मजबूती देता है। अगर चूहे कम हो जाएं, तो सांप मेंढक का आकर जिंदा रह सकता है। एग्जैक्टली। ये एक तरह का बैकअप प्लान है। अच्छा, तो इस जाल में अलग अलग लेवल या स्तर होते हैं। इन नोट्स में इन्हें पोषक स्तर या ट्रोफिक लेवल्स कहा गया है। चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। ये क्या है? पोषक स्तर का मतलब है कि कोई जीव उस खाद्य जाल में कहाँ खड़ा है, वो अपना खाना कहाँ से ले रहा है। ठीक है। सबसे पहला स्तर यानी नींव हमेशा उत्पादकों की होती है। वो हरे पौधे जो सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाते हैं। हमारे उदाहरण में धान के पौधे। हाँ, धान के पौधे। दूसरा स्तर उन जीवों का है जो सीधे पौधों को खाते हैं। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहते हैं, जैसे चूहे, खरगोश, टिड्डे। ठीक है, ये तो आसान है। उत्पादक और फिर उनको खाने वाले। इसके बाद आता है तीसरा स्तर, द्वितीयक उपभोक्ता। ये वो मांसाहारी हैं जो शाकाहारियों को खाते हैं, जैसे मेंढक जो टिड्डे को खाता है या सांप जो चूहे को खाता है। और फिर चौथा स्तर हो सकता है तृतीयक उपभोक्ता, यानी वो शिकारी जो दूसरे शिकारियों को खाता है, जैसे बाज जो सांप को खा लेता है। यहाँ एक बड़ा ही चौंकाने वाला उदाहरण दिया गया है जो इन स्तरों के गणित को समझाता है। हाँ, वो संख्याओं वाला। लिखा है कि 0.1 हेक्टेयर खेत में करीब 1 लाख धान के पौधे होते हैं। 1 लाख? ये संख्या 1000 चूहों या खरगोशों का पेट भर सकती है। हाँ। वो 1000 चूहे 50 सांपों का भोजन बन सकते हैं। हाँ। और वो 50 सांप सिर्फ 5 बाज को जिंदा रख पाते हैं। और अगर आप इन संख्याओं को एक के ऊपर एक रखें तो एक पिरामिड जैसी शक्ल बनती है। हाँ, बिल्कुल। सबसे नीचे 1 लाख पौधों का चौड़ा आधार, उसके ऊपर 1000 चूहों की परत,
फिर 50 सांपों की और पतली परत और सबसे ऊपर 5 बाज की नोक। और इसे ही कहते हैं संख्या का पिरामिड। हाँ, पिरामिड ऑफ नंबर्स। ये दिखाता है कि जैसे जैसे हम खाद्य जाल में ऊपर जाते हैं, जीवों की संख्या बहुत तेजी से घटती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक पेच है। किताब कहती है कि ये पिरामिड हमेशा सीधा नहीं होता। एक अकेले बड़े से पेड़ का पिरामिड उल्टा हो सकता है? ये बात को समझ नहीं आई। एक पेड़ और उसका पिरामिड उल्टा कैसे? हाँ, ये एक शानदार सवाल है और ये प्रकृति की जटिलता को दिखाता है। सोचिए, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। ठीक है। उत्पादक के स्तर पर संख्या क्या है? सिर्फ एक पेड़। एक। लेकिन उस एक पेड़ पर हजारों कीड़े मकोड़े रहते हैं जो उसकी पत्तियां या फल खाते हैं। तो दूसरा पोषक स्तर यानी शाकाहारियों का स्तर हजारों में हो गया। अच्छा, तो पिरामिड का आधार एक पर है और उसके ऊपर की मंजिल हजारों की है। बिल्कुल। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन हजारों कीड़ों को खाने के लिए शायद सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियां उस पेड़ पर आती हूँ। तो तीसरा स्तर सैकड़ों में हो गया। और शायद उन चिड़ियों का शिकार करने वाला कोई एक बाज भी उस पेड़ पर नजर रखता हो। तो पिरामिड कुछ ऐसा दिखेगा। एक पेड़, फिर उसके ऊपर 1000 कीड़े, फिर 100 चिड़ियां और सबसे ऊपर एक बाज। हाँ, ये एक अजीब बीच में से फूले हुए तकिए जैसा पिरामिड बन गया। इसीलिए इसे उल्टा या विकृत पिरामिड कहते हैं। ये उल्टे पिरामिड वाली बात तो सच में दिमाग घुमा देती है कि कैसे एक अकेला पेड़ हजारों जीवों का घर और भोजन हो सकता है। पर ये तो सिर्फ गिनती की बात हुई। अगर हम इन सब का वजन तौलें, यानी इनका जीव भार या बायोमास देखें, तो क्या कहानी तब भी ऐसी ही रहती है? ज्यादातर जमीनी पारिस्थितिक तंत्रों में हाँ, जीव भार का पिरामिड भी सीधा ही होता है। अच्छा। इस किताब में जंगल का एक और अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए एक जंगल के हिस्से में 15,000 किलो पेड़ पौधे और घास है। ठीक है। ये वजन करीब 1500 किलो के शाकाहारी जानवरों जैसे हिरण और खरगोश को सहारा दे सकता है। मतलब 10 गुना कम? हाँ, ये 1500 किलो के शाकाहारी जानवर शायद 150 किलो के मांसाहारियों जैसे लोमड़ियों का पेट भर सकते हैं। फिर से 10 गुना कम। और ये सब मिलकर शायद सिर्फ 15 किलो के किसी एक शीर शिकारी जैसे तेंदुए को जिंदा रख पाते हैं। तो यहाँ भी वजन का एक सीधा पिरामिड बनता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा लिखा है जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र, मतलब तालाब या समुद्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा हो सकता है। एक मिनट, संख्या का उल्टा पिरामिड तो समझ आ गया, पर वजन का पिरामिड उल्टा कैसे हो सकता है? मतलब खाने वालों का कुल वजन जिनको खाया जा रहा है उनसे ज्यादा कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में असंभव लगता है। ये तो ऐसा हुआ कि एक छोटी सी कटोरी से आप पूरा समंदर भर रहे हैं। इसमें जरूर कोई बड़ा पेच है। ये बेहतरीन सवाल है और ये पारिस्थितिकी के सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स में से एक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समुद्र में उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन बहुत ही छोटे सूक्ष्म पौधे जो पानी में तैरते रहते हैं। अच्छा। अगर आप किसी भी एक समय पर पानी के एक हिस्से में मौजूद सारे फाइटोप्लैंक्टन का वजन करें तो हो सकता है कि उनका कुल वजन उन्हें खाने वाली छोटी मछलियों ज़ूप्लैंक्टन के कुल वजन से कम निकले। तो फिर वो मछलियां जिंदा कैसे हैं? उन्हें तो भूखा मर जाना चाहिए। यहाँ कुंजी वजन नहीं बल्कि उत्पादन की दर है। उत्पादन की दर। हाँ, फाइटोप्लैंक्टन का जीवन बहुत छोटा होता है और वे अविश्वसनीय तेजी से बढ़ते और प्रजनन करते हैं। वे कुछ ही घंटों या दिनों में अपनी पूरी आबादी को 2 गुना कर सकते हैं। ओह। तो भले ही किसी एक पल में उनका कुल वजन, जिसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, कम हो, लेकिन वे एक फैक्ट्री की तरह लगातार भोजन पैदा कर रहे हैं। उनकी उत्पादन दर बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ये भंडार के बजाय प्रवाह का मामला है। बिल्कुल, वो कम होकर भी ज्यादा आबादी का पेट भर सकते हैं क्योंकि वो बहुत तेजी से फिर से पैदा हो जाते हैं। पर वो इतनी तेजी से लड़ती और बढ़ती है कि एक बड़ी सेना का पेट भर सकती है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो ये सब असल में ऊर्जा के बारे में है। इन नोट्स में ऊर्जा का प्रवाह या एनर्जी फ्लो पर एक पूरा सेक्शन है और मुझे लगता है कि इन सभी पिरामिडों का असली राज वहीं छिपा है। हाँ, और ये शायद इस पूरे विषय का सबसे जरूरी नियम है। इसे 10% का नियम कहते हैं। 10% का नियम? ये नियम कहता है कि जब कोई जीव किसी दूसरे जीव को खाता है तो उस भोजन में मौजूद ऊर्जा का केवल लगभग 10% ही उसके शरीर का हिस्सा बनता है।
यानी उसके मास या वजन में जमा होता है। 1 मिनट, सिर्फ 10%? सिर्फ 10%। तो बाकी 90% ऊर्जा वो कहाँ चली जाती है? मतलब हवा में? एक तरह से हाँ। उस 90% ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा तो जीव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही खर्च कर देता है, सांस लेने में, चलने फिरने में, अपने शरीर को गर्म रखने में। अच्छा। और ऊष्मा गतिकी का नियम है कि जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो उसका कुछ हिस्सा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाता है। तो हर स्तर पर 90% ऊर्जा सिस्टम से बाहर निकल जाती है। मतलब अगर पौधों के पास 100 यूनिट ऊर्जा है तो उन्हें खाने वाले खरगोश को सिर्फ 10 यूनिट मिलेगी, और उस खरगोश को खाने वाली लोमड़ी को उस 10 का 10% यानी सिर्फ 1 यूनिट ऊर्जा मिलेगी। सही। और अगर उस लोमड़ी को कोई तेंदुआ खाए तो उसे सिर्फ 0.1 यूनिट ऊर्जा मिलेगी। ये तो कमाल की इनएफिशिएंसी है। बिल्कुल। और यही वजह है कि खाद्य श्रृंखलाएं ज्यादा लंबी नहीं होती। आमतौर पर 4 या 5 स्तरों के बाद कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि सबसे ऊपर वाले शिकारी तक पहुंचने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। अच्छा। ऊर्जा का प्रवाह एक तरफा होता है। ये सूरज से पौधों में आती है और फिर हर स्तर पर 90% नुकसान के साथ आगे बढ़ती है। और ये ऊर्जा कभी वापस नहीं आती? कभी नहीं। इसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऊर्जा तो एक तरफा रास्ता है जो खत्म हो जाता है, लेकिन उन चीजों का क्या जिनसे ये सभी जीव बने हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, पानी, ये सब कहाँ जाता है? क्या ये भी खत्म हो जाता है? नहीं, ऊर्जा के विपरीत पदार्थ रिसाइकिल होता है। प्रकृति में कुछ भी फेंका नहीं जाता, सब कुछ घूमकर वापस आता है। अच्छा। इसे पोषक चक्र या न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। किताब में कार्बन चक्र का एक बहुत अच्छा डायग्राम है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, पौधे प्रकाश संश्लेषण से उसे सोखते हैं और चीनी बनाते हैं, जो उनके शरीर का हिस्सा बन जाती है। फिर जब जानवर उन पौधों को खाते हैं तो वो कार्बन जानवरों के शरीर में चला जाता है? सही कहा। फिर जब पौधे और जानवर दोनों सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस हवा में चली जाती है। और सबसे जरूरी, जब ये मर जाते हैं तो अपघटक, डिकम्पोजर्स, हाँ डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया और कवक अपना काम शुरू करते हैं। वे उनके मृत शरीरों को सड़ाते गलाते और उसमें बंद कार्बन को वापस मिट्टी और हवा में छोड़ देते हैं, ताकि पौधे उसे फिर से इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। ये एक पूरा गोला है जो सदियों से चल रहा है। यहाँ जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल्स का भी जिक्र है। हाँ, जीवाश्म ईंधन भी इसी चक्र का हिस्सा है। वे लाखों साल पहले मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों से बने हैं। उनमें उस समय का कार्बन जमा है। जब हम कोयला, पेट्रोल या डीजल जलाते हैं तो हम उस लाखों साल पुराने कार्बन को बहुत तेजी से वापस वायुमंडल में छोड़ देते हैं। और यहीं से शायद इंसानी दखलंदाजी की बात शुरू होती है। ये नोट्स बताते हैं कि हम इन प्राकृतिक सिस्टम को कई तरीकों से बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल। एक बहुत ही दमदार उदाहरण कीटनाशकों का दिया गया है। जब हम अपनी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए उन पर जहरीले रसायन छिड़कते हैं तो वो सिर्फ कीड़ों को नहीं मारते, वो हर जगह फैल जाते हैं। हाँ, वो रसायन मिट्टी में जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं और खाद्य जाल में दाखिल हो जाते हैं। और 10% ऊर्जा के नियम के ठीक उल्टा इन जहरीले पदार्थों की मात्रा हर अगले पोषक स्तर पर बढ़ती जाती है। एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन। ये सुनने में बड़ा खतरनाक लग रहा है। और ये है भी। सोचिए, एक टिड्डे ने थोड़ा सा कीटनाशक खाया, एक मेढक ने अपनी जिंदगी में ऐसे 100 टिड्डे खा लिए, तो उस मेढक के शरीर में 100 गुना जहर जमा हो गया। फिर एक सांप ने ऐसे 10 मेढक खा लिए तो उसके शरीर में 1000 गुना जहर पहुंच गया। और उस सांप को खाने वाले बाज के शरीर में शायद 10,000 गुना जहर जमा हो जाए। ये वैसा ही है जैसे आप रोज अपने खाने में नमक की जगह एक चुटकी जहर डाल रहे हो। शुरू में पता नहीं चलेगा, पर सालों बाद इसका असर दिखेगा। और खाद्य जाल में सबसे ऊपर अक्सर इंसान भी होते हैं। जब हम बड़ी मछलियां खाते हैं तो हम अनजाने में अपने शरीर में वो सारा जमा हुआ जहर ले रहे होते हैं। बिल्कुल। और कार्बन चक्र के साथ भी हम यही कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन जलाकर हम वायुमंडल में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं जितनी पौधे और समुद्र सोख ही नहीं पा रहे। हम संतुलन बिगाड़ रहे हैं, यानी क्लाइमेट चेंज के रूप में देख रहे हैं। तो आज की इस बातचीत से जो बड़ी तस्वीर उभर रही है वो ये है कि प्रकृति एक बेहद जटिल और आपस में जुड़ा हुआ जाल है। ऊर्जा इस जाल में एक दिशा में बहती है और हर कदम पर घटती जाती है, लेकिन पदार्थ जैसे कार्बन हमेशा रिसाइकिल होते रहते हैं। बिल्कुल। और ये जो पिरामिड हमने देखे, चाहे संख्या के हों या वजन के, वे इन संबंधों को समझने का एक तरीका है।
भले ही उनमें कुछ दिमाग चकरा देने वाले अपवाद क्यों न हो। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। ये हमें समझाता है कि हमारे छोटे छोटे काम, जैसे कौन सी गाड़ी चलाना या किस तरह की खेती करना, का असर पूरे ग्रह पर क्यों और कैसे पड़ता है। ये हमें सिखाता है कि हर चीज आपस में जुड़ी है और एक जगह का छोटा सा बदलाव कहीं और बहुत बड़े और अप्रत्याशित नतीजे दे सकता है। और सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। इन नोट्स में गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र का एक छोटा सा जिक्र है। हाँ, ये ऐसी दुनियाएं हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां जीवन का आधार सूरज नहीं, बल्कि समुद्र के तल पर ज्वालामुखी छिद्रों से निकलने वाले रसायन हैं। रसायन संश्लेषण। हाँ, वहां बैक्टीरिया रसायन संश्लेषण नाम की प्रक्रिया से ऊर्जा बनाते हैं और फिर एक पूरा खाद्य जाल उन पर निर्भर हो जाता है। यह इस आम धारणा को चुनौती देता है कि पृथ्वी पर सारा जीवन अंततः सूर्य पर ही निर्भर है। सही बात है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ग्रह पर और न जाने कितने ऐसे अजनबी और अनजान पारिस्थितिक तंत्र मौजूद हो सकते हैं जिनके बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं जानते।